देखो उदाहरण 6.4 है। दो सदिशों ए का मान ये दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं यहाँ जो बी वेक्टर का मान है ये ए वेक्टर है। वेक्टर लगा दो या अक्षर को मोटा कर दो तो -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप के अदिश और सदिश गुणनफल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको जो ज्ञात है तो जो ये ए का मान है ना ये वाला, इसको पूरा लिख लिए। जो बी का मान है बी का मान लिख लिए। अब हमको दो चीज़ें पूछता है, एक पूछता है अदिश गुणनफल और एक पूछता है सदिश गुणनफल। तो मैं ये लिखा ए डॉट बी, अदिश गुणनफल को डॉट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये किसका मान हो गया ए का मान और ये किसका मान हो गया बी का मान, यहाँ पर रख दिए यहाँ से देख करके। अब मेन बात है इनको गुणा कैसे करेंगे। तो इसका आई वाले के आई के साथ, जे वाले के जे के साथ, के वाले के साथ संख्या का गुणा होता है, क्योंकि बाकी आई का साथ जे से करोगे के से करोगे तो शून्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं 3 का गुणा किससे होगा -2 से ना, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा -6। फिर ये -4 का गुणा होगा इसके साथ 1 होगा, कुछ नहीं है तो, है ना। तो माइनस और प्लस तो पहले माइनस हो गया, चिन्हों को देख लो, 4 1 कम 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। फिर इसका भी देख लेना है, एक प्लस है ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर 5 और 3, 5 तिहाई 15। तो इस तरह से अब ये सब माइनस माइनस हैं, एक है जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10, 10 5 15, -25 आ गया इसका मान। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगला भाग देखते हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को तो क्रॉस लगा के व्यक्त करते हैं ना, तो क्रॉस लगा दिए, ये किसका मान हो गया ए का, और क्रॉस लगा के किसका मान रख दिए बी का। अब इसको गुणा करने के लिए ये सारणिक बनाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ऊपर आई जे के तो फिक्स रहेगा, पहले आई फिर जे फिर के, फिर इसका जो गुणांक है माने इनके साथ जो संख्या है वो लिखेंगे। जैसे आई के साथ क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए ना। यहाँ -4 है तो यहाँ क्या लिख देंगे -4। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिख दिए 5। अब इसके बाद ये -2 है वो वाला लिखेंगे। फिर ये जे के साथ 1 है और इसके साथ -3 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब संख्या तो लिख दिए हैं, अब इसका गुणा कैसे होता है। तो सबसे पहले आई के लिए हम निकालेंगे, तो आई के गुणा करने के लिए हम ये वाला भाग चुनते हैं, ये वाला इतना। ठीक है, तो गुणा ऐसे होता है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो 4 में 3 का करो कितना हो जाएगा 12, है ना। माइनस माइनस है तो +12 हो गया। फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। फिर 1 का गुणा किससे करोगे 5 से, माने इसका गुणा इससे हो गया तो कितना हुआ 12, और इसका गुणा इससे हुआ तो कितना हुआ 5, और बीच का चिन्ह माइनस होता है तो -5, और बगल में क्या लिख देंगे आई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरे भाग में चलते हैं जे के लिए। जब जे के लिए गुणा करेंगे तो शुरू में ही क्या लग जाएगा माइनस, शुरू में क्या लगा देना है माइनस। माइनस लगाने के बाद आपको इसको छोड़ देना है, माने ये वाला हिस्सा नहीं देखना है। जिसके साथ हम गुणा करते हैं, जिसके लिए गुणा करते हैं वो नहीं रहेगा। जैसे जे के लिए हम कर रहे हैं तो जे वाली लाइन छोड़ देना है। अब हमारे पास ये है ना, तो 3 का गुणा किससे होगा इस 3 से, तो क्या हो गया 3 त्रिकाई 9, माइनस है तो -9 हो जाएगा। फिर 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा -10, लेकिन बीच का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +10। ठीक, इसी तरह से अब हम अगले हिस्से में चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे अब किसके लिए करना है के लिए, तो मैं फिर इतना देखूंगा, के वाली लाइन छोड़ दूंगा। तो यहाँ 3 का गुणा किससे होगा 1 से, के साथ के वाली लाइन में प्लस लगता है, माने चिन्ह पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे लगा है। ठीक है ना, बीच का चिन्ह। अब यहाँ किसका गुणा करेंगे 3 का 1 से, तो 3 1 कम 3, और 2 चौको 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, लेकिन बीच का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो -8 हो गया। बस यहीं पर सारा दिमाग लगाना है। आई की जब करोगे तो आई का लाइन छोड़ दोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जे का करोगे तो ये लाइन छोड़ दोगे, आई और के वाले का देखना पड़ेगा। फिर के का करेंगे तो आई और जे वाले का देखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे गुणा करना है और बीच का चिन्ह क्या रखना है कोष्टक के अंदर माइनस का। अब इसमें 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और बगल में क्या लिखा है आई।
इसके बाद यहाँ पर देखो -9 है प्लस 10 है तो 1 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो -1, 1 लिखा नहीं जाता तो जे भर लिख दिए हैं, और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो -5 आएगा, बड़ी संख्या 8 है ना, तो ये हो जाएगा -5k। इस तरह से इसका ये सदिश गुणनफल कहला गया। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 6.5 है। मूल बिंदु के परितः बल का मान ये दिया है 7i कैप प्लस 3j माइनस 5k कैप। ठीक है, का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश i माइनस j प्लस k है। तो यहाँ पर ये बल को हम किससे दर्शाते हैं? F से। तो F तो वहाँ नहीं लिखा है, अपने से समझ लेना है, तो F लिख करके ये पूरा का पूरा मान मैं उतार दिया। ठीक है, और स्थिति सदिश को किससे दर्शाते हैं? R से। तो यहाँ पर R लिख करके ये पूरा का पूरा मान मैं उतार दिया हूँ। अब हमको निकालना है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश। तो इसमें सदिश गुणनफल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? सदिश। मान लो यही मान दिया होता, आपसे कार्य पूछता कि बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, तब आप उसमें अदिश गुणनफल लगाते, W = F.S लगाते या F.R लगाते, और बल आघूर्ण है तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगाए हो? क्रॉस। तो आपको ये भी देखना है, जब हम सदिश राशि का ये निकालेंगे तो सदिश गुणनफल करेंगे, अदिश का निकालेंगे तो कौन सा गुणनफल करेंगे? अदिश का। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में कार्य वाला आप लोग करे हो इसमें, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट था। अब देखो टाउ, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो यहाँ पर किसका मान रख दिया हूँ मैं? R का। फिर ये किसका मान रख दिया हूँ? F का। ठीक है, अब यहाँ टाउ बराबर, फिर वही तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम सारणिक तैयार करते हैं। डिटर्मिनेंट I J K लिख देंगे, फिर इसके साथ I के साथ क्या है? 1, इस J के साथ क्या है? -1, इस K के साथ क्या है? 1। कुछ नहीं दिखे तो 1 मानना है। इसमें I के साथ कितना है? 7, यहाँ I इसके साथ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? -5। अब मुझे I के लिए सबसे पहले करना है, तो मैं क्या करूँगा? I को छोड़ देना है, इस हिस्से को देखना है, ये वाले हिस्से। किसका किसका गुणा करो बताओ? -1 और 5 का, तो 5 1 कम 5, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर किसका गुणा करोगे? 3 का, तो 3 1 कम 3, और बीच का चिन्ह कोष्टक में क्या रहेगा? माइनस। बगल में लिख देंगे I कैप। ठीक है, फिर बीच में काहे का यहाँ का चिन्ह लगेगा? माइनस। अब मुझे किसके लिए निकालना है? J के लिए। तो J के लिए का मतलब है कि इसको नहीं देखना है, इस वाले भाग को नहीं देखना है, इधर अब देखना है। तो 1 का गुणा किससे होगा? 5 से। तो ये माइनस में है तो -5 हो गया, और फिर 7 का गुणा किससे होगा? 1 से। तो 7 1 कम 7, बीच का चिन्ह क्या रखना है? माइनस। तो -7, यहाँ पर J हो गया। अब अगले हिस्से में यहाँ पर चलते हैं। अब मुझे किसके लिए निकालना है? K के लिए। तो K को छोड़ के इधर का देखेंगे, तो इसके सामने का चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। तो 1 तिहाई 3 है ना, और 7 1 कम 7, -7 हुआ, बीच का चिन्ह क्या रहता है? माइनस, और -7 और माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो +7, और उसके बगल में क्या लिख देंगे? K। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2i कैप, और यह -5 और -7 जोड़ोगे तो -12, और माइनस बाहर भी है तो क्या हो जाएगा? +12j, और 7 3 10, ये हो गया 10k। इस तरह से यहाँ पर ये बल आघूर्ण का मान आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न फिर से है, ये है उदाहरण 6.6। दर्शाइए कि अचर वेग से चलते एकल कण का किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग उसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है ना। तो कोई भी जो है कण है वो अचर वेग से ऐसे ऐसे घूम रहा है, चल रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। अचर वेग माने जिसका मान न बदले, एक निश्चित वेग से। तो जब वेग निश्चित है तो उसका कोणीय संवेग भी निश्चित होगा, नहीं बदलेगा, वो भी अचर रहेगा। ये हमको सिद्ध करना है। वेग कैसा है? अचर। तो कोणीय संवेग भी क्या होगा? अचर। ये हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह से हम चित्र बनाएंगे, चित्र के बारे में लिख देंगे। चित्र के बारे में क्या कि माना कोई कण P, ये है ना P, किसी T पर v वेग से चल रहा है। यहाँ किसी कण T माने T समय है, यहाँ T का मतलब क्या समझना है? समय T पर v वेग से चल रहा है।
इस कण का कोणीय संवेग स्वेच्छ बिंदु O के परितः ज्ञात करना है। स्वेच्छ बिंदु का मतलब यहाँ कोई भी एक अपनी इच्छा अनुसार, स्वयं के इच्छा अनुसार बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहां भी लेना हो। ठीक है, तो इस तरह से एक हमको चित्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये R जो है इसका स्थिति सदिश हो गया, और जानते हैं कि कोई भी सदिश हो जो लंब होता है वो क्या होता है, साइन थीटा में लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। वो सदिशों का घटक बताए थे ना, दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। तो इसमें थीटा के सामने वाला तो लंब कहलाएगा, लंब घटक को हम क्या लिखेंगे, R है तो R साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या निकालना है, कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है ये होता है L वेक्टर बराबर m v वेक्टर इंटू R वेक्टर, ऐसा सूत्र होता है। जनरली इसका यदि अदिश रूप लिखें तो L इक्वल टू लिख देते हैं mvr, अदिश रूप में लिखेंगे तो सीधे mvr, और दिशा बताना होगा तो v और r के बीच में क्या लगना है, क्रॉस। तो देखो यदि मैं लिखूं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या होता है, ab साइन थीटा, है ना, डॉट में कॉस थीटा होता है, क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा। तो यदि मैं इनका वेक्टर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, mvr साइन थीटा। m तो पहले से vr साइन थीटा, जैसे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये साइन थीटा, देखो इसको इससे। ठीक है, ये कितना क्लियर हुआ। तो यहां पर कण की स्थिति बदल सकती है, ये कण यहां चला जाए, यहां चला जाए, इस लाइन में कहीं भी चला जाए, किंतु वेग की दिशा नहीं रहेगी। ये वेग का तीर बना है ना, वेग इसका कहां रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा। वेग स्थिर है इसलिए उसकी दिशा भी कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, यहाँ जो OM का मान है वो क्या है, R साइन थीटा है, इसका मान भी क्या रहेगा, अचर रहेगा। ये यदि यहाँ भी आ जाए तो R साइन थीटा, यहाँ भी आ जाए तो R साइन थीटा, यहाँ भी रहेगा तो R साइन थीटा ही रहेगा। ये डंडा नहीं बदल रहा है, इस डंडे को नहीं बदलना है ना, डंडा इतना ही बड़ा है, चाहे हम इसको P को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो P का मान बदल रहा है, कण की स्थिति बदल रही है, पर R साइन थीटा का मान नहीं बदल रहा है, और वेग की दिशा भी नहीं बदल रही है। इसका मतलब संवेग भी नहीं बदलेगा। समझ में आ गया। तो इसमें तो दो चीज हैं, m है, v है, r है साइन थीटा। m है कण का द्रव्यमान, किसी का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो m भी नहीं बदल रहा है, v भी नहीं बदल रहा है, r साइन थीटा भी नहीं बदल रहा है, तो l का मान भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। जब ये नहीं बदल रहे हैं तो ये भी नहीं बदलेगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। क्लियर हो गया। तो इसमें अब लिखोगे क्यों, लिखने वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, सवाल करना सरल रहता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग का सूत्र क्या लिखोगे, L वेक्टर बराबर m v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, फिर वहां से वेक्टर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, L बराबर mvr साइन थीटा। फिर लिखना है कि इसका वेग की दिशा क्या है, निश्चित है, नहीं बदलती है, वेग की दिशा नहीं बदलती है, और r साइन थीटा का मान भी नहीं बदलता है। भले कण की स्थिति बदल जाए, कण की स्थिति बदल सकती है, पर वेग की दिशा और r साइन थीटा का मान नहीं बदलेगा, इसलिए कोणीय संवेग कैसा रहेगा, अचर रहेगा। ये हमको बताना है। ठीक, चलिए अब यहां पर हम उदाहरण 6.11 में है, इसको समझते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से बढ़कर 3120 आरपीएम हो जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब है जितने भी इंजन जो डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ों से चल रहे हैं, माने बस है, ट्रक है, कार है, और आप लोग जो बोलते हो ऑटो रिक्शा, वो भी एक ऑटोमोबाइल के इंजन से चलता है। ठीक है, ऑटो रिक्शा समझ लो यहाँ पर। तो 16 सेकेंड में उसका वेग 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम हो जाता। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, एक मिनट में 1200 चक्कर लगा रहा है, और एक मिनट में इसका 3120 चक्कर, पहिया घूमता है ना, है ना, गाड़ियों में क्या घूमता है, पहिया घूमता है, तो उसको आरपीएम से लिखते हैं। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर कोणीय त्वरण का मान कितना रहता है और यह कितने चक्कर लगाता है, बाकी चीजें आप देख लेना इसमें। तो सबसे पहले मैं प्रारंभिक कोणीय वेग निकालूंगा, ω1, तो क्या है ये 1200 आरपीएम। ठीक है, अब 1200 आरपीएम को हमको रेडियन में बदलना होगा, तो 2 पाई/60 कर दिए। 2 पाई/60 क्यों कर दिए, 2 पाई तो रेडियन में बदलने के लिए, और 60 ये मिनट है, तो किस में बदलने के लिए, सेकंड में। यहाँ मिनट है ना, m का मतलब क्या है, मिनट, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, सेकंड। तो समझ में आ गया। 2 पाई का क्यों गुणा कर दिया हूँ, ये राउंड में दिया है, इसको हमको किस में करना है, 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई का कोण बनाएगा।
है ना, 2 पाई। और यहाँ पर मिनट है तो मिनट को इसमें 60, यहाँ से आप काटोगे ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 चौको 12, है ना, और 3 दूनी 6, ये 2 2 कट गया तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड इसका मान आ गया। फिर इसका वेग ये हो जाता है तो कोणीय वेग ओमेगा टी निकालेंगे, तो ये हो गया 3120 आरपीएम, तो 3120 लिख दिए। इसको रेडियन में बदलना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 पाई का, और मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा तो किसका भाग करना पड़ेगा, 60 का। अब यहाँ से देखिए 0 0 काट दिए, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 1 कम 3 और 3 चौको 12, 104 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। लब्धे शून्य भी आएगा तब फिर ये हो जाएगा। नहीं कभी कभी ऐसे काट देते, 3 1 कम 3 3 चौको 12, 14 आ गया आंसर, ऐसा नहीं आएगा, 2 ठोस संख्या इकट्ठा उतरेगी ना। अब टी का मान कितना दिया है, 16 सेकेंड, तो ये हमको ज्ञात वाला हो गया। अब हमको निकालना है कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर कोणीय वेग है तो ये अंतिम वेग और ये हो गया प्रारंभिक वेग बटे में कितना हो गया, समय। जैसे आप ये वाला सूत्र लिखते हो, ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी, तो ये अंतिम वेग, ये हो गया प्रारंभिक वेग। इसी सूत्र को वहां पर बदलते हैं, इसमें ए लिखते हैं त्वरण को, कोणीय त्वरण को क्या लिख दिए हैं, अल्फा। इसमें v का हम लिख दिए ओमेगा टी और u का लिख दिए हैं क्या, ओमेगा 1। इनका मान रखते हैं तो ओमेगा 2 का मान कितना है, 104 लिख दिया, माइनस ओमेगा 1 का मान कितना है, 40, तो 40 लिख दिया। 104 में 40 घटाओगे 64 पाई आएगा, 16 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण होता है हमेशा जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो बस मीटर की जगह इसमें क्या लिखा जाता है, रेडियन, बाकी मात्रक वही रहेंगे। अब हमको ये पता करना है कि ये कितना चक्कर लगाता है, तो पहले हम ये पता कर लें कि उसका विस्थापन कितना है। विस्थापन का मतलब ये है कि कितना वो कोणीय विस्थापन करेगा। तो यहाँ पर हम गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं, हम ये वाला सूत्र पढ़े हैं ना, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रेखीय गति के लिए है। कोणीय गति में S का काम कौन करता है, थीटा, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग को क्या माने हैं, ओमेगा 1। यहाँ टी लिखा है तो क्या लिख दिया हूँ, टी, प्लस है तो लिख दिया प्लस, 1/2 है तो 1/2, यहाँ है त्वरण, यहाँ कोणीय त्वरण हो जाएगा तो अल्फा, और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। इस सूत्र को इसके हिसाब से बना देना है। सूत्र वही है पर ये रेखीय गति के लिए है और ये किसके लिए है, घूर्णन गति के लिए। ठीक, अब इसमें हमको थीटा निकालना है, तो ओमेगा 1 का मान देख लो, यहाँ से ओमेगा 1 का मान कितना है, 40 पाई लिख दिए हैं। टी का मान कितना है, 16, तो ये 16 गुणे में लिख दिए, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 1/2 है तो 1/2, अल्फा का मान देखो क्या आया था, 4 पाई, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई, फिर क्या लिखा है टी स्क्वायर, टी का मान 16 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। काट छांट के देखते हैं तो ये तो सिंपल है, 16 चौको 64, 640 पाई हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया ना, 2 पाई, तो 16 दूनी 32 हो गया, और 32 में 16 का गुणा करना है, तो 16 दूनी 32 की 2 और 16 त्रिक 48 और 3 हासिल बची थी, तो ये हो गया 512 पाई। अब इनको जोड़ेंगे तो 1152 पाई हो गया। इतना रेडियन वो उसका विस्थापन हुआ। लेकिन एक चक्कर में जो विस्थापन होता है 2 पाई होता है। मतलब ये समझो कि यदि कोई एक चीज एक घूम रही है तो कोण पर कितने का कोण बनाएगी, 360, और 360 को ही हम पाई में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, 2 पाई। तो यहाँ पर चक्रों की संख्या है, ये कितना 1152 पाई का कोण बना, लेकिन एक चक्कर में कितना कोण बनता है, 2 पाई। अब इसमें से पाई पाई कैंसिल करोगे, भाग करोगे तो चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 576, है ना। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, इस तरह से 576 चक्कर वो क्या